फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में कक्षा 12 की 5 महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि हर बार बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो पूरी किताब से है 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पूरे किताब से है, तो आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है, तो ठीक आपको आसान तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा, तो आप आसान तरीके से बोर्ड में पूरे के पूरे कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 25 नंबर पूरी तरीके से पक्के होने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, ताकि आपको हर मॉडल पेपर भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आसान तरीके से वहां से भी देख सकते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अब बचे शेष दिनों में आप आसान तरीके से उन्हें भी कवर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि 0.2 मीटर त्रिज्या वाले एक बड़े जार में तली से 0.1 मीटर ऊंचाई तक जो कि आवर्तन कोण 1.4 भरी जाती है। ठीक, जार की तली के बीच में एक छोटा सा प्रकाश स्रोत रखा है। ठीक, प्रकाश ग्रेसलीन के तल पर वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रकाश बाहर निकलता है। ठीक, अब यहां से आप क्या कर लीजिए, ग्रेसलीन का पार्ट बना लीजिए। ठीक, यहां से ग्रेसलीन का इस तरीके से आप पार्ट बनाएंगे। ठीक, ग्रेसलीन का आपको पार्ट दिख रहा है। ठीक, आप यहां से ग्रेसलीन का इस तरीके से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। जो प्रकाश का स्रोत इस प्रकार से यहां से टकराने के बाद यहां से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक, तो अब क्या इसमें यहां से क्रांतिक कोण जो यहाँ बना हुआ है, ये क्या है, क्रांतिक कोण है। और इसके बाद यहाँ से P और यहाँ R बिंदु और यहाँ पर Q बिंदु रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक तली से लेकर यहाँ तक जो ग्रेसलीन भरा हुआ है इसका कितना लीटर भरा हुआ है, तो 0.1 मीटर। ठीक, 1 मीटर तक ग्रेसलीन भरा हुआ है। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहां से हम मान सकते हैं, यहाँ यदि क्रांतिक कोण C है, क्या है, C है, तब क्या हो जाएगा, C बराबर या फिर क्रांतिक कोण C है तो साइन C बराबर 1/n। ठीक, अब यहां से 1/n का मान हमें दिया गया है कि 1.4 क्रांतिक कोण जो दिया गया है 1.4 दिया गया है। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो यहां से हो जाएगा 0.7143। ठीक, अब ये आ गया हमारा क्या, क्रांतिक कोण। तो इसलिए यहां से हो जाएगा C बराबर साइन इनवर्स 0.7143। ठीक, अब या फिर इसको हम लिख सकते हैं 45.6 अंश। ठीक, बात आपको इतने तक क्लियर हो गई, बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद आगे चलिए यहाँ से अब हम लिख सकते हैं tan C बराबर हो जाएगा tan 45.6 अंश, या फिर इसी को लग सकते हैं 1.021। ठीक, लेकिन यहां से चित्र से हमारा क्या है कि यहाँ tan C बराबर हो जाएगा क्यों, tan C बराबर, यदि हम यहां से देखेंगे कोण चित्र में, तो यहां से यदि ऐसे ऐसे करके यहाँ लाइन अगर मिला देते हैं तो QR और P एक क्या है, त्रिभुज बन गया, जो कि यहाँ से आधार दिया गया है, एक क्या है, कर्ण है, ये क्या है, हमारा लंब है। तो उसी प्रकार यहाँ से tan C बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उल्टा चित्र है तो इसीलिए हो जाएगा QR अपान QP। ठीक, QP, तो QR का मान यहाँ नहीं दिया गया है तो QR बटे हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर, क्योंकि यहाँ पर इसका मान दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक
इतना तली में भरा है तो 0.1 मीटर दिया गया है, तो यही तो मान दिया गया है ना 0.1 मीटर। तो इसलिए यहाँ से हम क्यू आर बटे 0.1 मीटर बराबर लिख सकते हैं 1.021 मीटर हो जाएगा। ठीक, बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से क्यू आर बराबर हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर गुणे 1.021 मीटर। तो इसका गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 0.1021 मीटर। ठीक, इतना आपका क्यू आर का मान आ गया। इसलिए हम क्षेत्रफल जिस प्रकार से बाहर निकलता है, यहां से पूछ रहा था क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रकाश बाहर निकलता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल जिससे क्या करते हैं, जिससे प्रकाश बाहर निकल रहा है। ठीक, प्रकाश बाहर निकल रहा है या फिर निकलता है, ठीक, प्रकाश निकलता है तो हो जाएगा क्या, यहाँ से क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्यू और आर का मान दिया गया है तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 3.14 यहाँ से हमारा पाई का मान हम रखेंगे 3.14 गुणे, उसके बाद आर क्यू आर का मान हमें मिला है कितना 0.1021 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर, तो अब इसी का गुणा कर लीजिएगा, तो यहाँ पर गुणा करने पर आएगा 0.0327 मीटर स्क्वायर। क्योंकि मीटर स्क्वायर में इसलिए आएगा कि इसका जो क्षेत्रफल हम क्या निकाले हैं, क्षेत्रफल निकाले हैं, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल आपको मीटर स्क्वायर में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके उत्तर प्रदेश के बोर्ड पेपर में, तो ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक तरीके से एकदम बता रहे हैं, आप पूरे तरीके से तैयार कीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ से दूसरा है कि एक लेंस की वाई में फोकस दूरी 20 सेमी है, इसे 1.3 अपवर्तन के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं वायु में लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगी, फोकस दूरी मान लेते हैं हम F के लिए। ठीक, F के लिए, ठीक, फोकस दूरी F के लिए, तो 1/F बराबर n-1 और कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, यहां से इतना सूत्र हो गया। ठीक, तो अब चलिए यहां से हम लिख सकते हैं जहां n वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का कांच का अपवर्तनांक है, प्रश्नानुसार हो जाएगा F बराबर 20 सेमी। ठीक, n बराबर ANG का वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसलिए यहां से हो जाएगा 1/20 सेमी। ठीक, बराबर 1.5 माइनस 1। ठीक, n का मान 1.5 माइनस 1 और कोष्टक में 1/R1 प्लस, सॉरी यह माइनस रहेगा, माइनस सूत्र में था। ठीक, तो 1/R2। बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां से हम मान सकते हैं, माना कि लेंस को द्रव में डुबोने पर, क्या करने पर, डुबोने पर फोकस दूरी क्या ज्ञात करेंगे, फोकस दूरी F डैश है, तब क्या हो जाएगा, F डैश है तब क्या हो जाएगा 1/F डैश बराबर 1.5 माइनस, सॉरी 1.5 बटे 1.3 माइनस 1 कोष्टक में
और अगले क्वेश्चन में 1/r1 माइनस 1/r2। बात आपको क्लियर होगी। तो यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, समीकरण आप मान सकते हैं, समीकरण पहला यहाँ से था, ठीक, समीकरण नंबर 1 पहला ये था, अब यहाँ से समीकरण नंबर 1 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ से समीकरण 1 व 2 से भाग देने पर, ठीक, समीकरण 1 व 2 से भाग देने पर, तो f1 f डैश बटे क्या हो जाएगा, f डैश बटे 20 सेमी बराबर 1.5 बटे 1.5 माइनस 1, और बटे में यहां से 1.5 बटे 1.3 माइनस 1, क्या कर रहे हैं हम, भाग कर रहे हैं, इसीलिए यहां से इस, फिर उसके बाद यहां से 0.5 बटे हो जाएगा हमारा 0.2 बटे 0.3, ठीक। अब चूंकि इसलिए यहाँ पर f डैश बराबर हो जाएगा 20 सेमी गुणे 0.5 गुणे 1.3 बटे 0.2, ठीक। अब इसी को गुणा भाग कर दीजिए, गुणा करेंगे, भाग दे दीजिएगा, तो आ जाएगा 65 सेमी। हमारा क्या ज्ञात करना था, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो f डैश का जो मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 65 सेमी, ठीक। बात आपको क्लियर हो गई होगी, बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना ही आएगा। तो ठीक, आप इसको भाग गुणा करके देख लीजिएगा, तो आपका मान 65 सेमी आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूर्य का व्यास 1.4 × 10 के घाते 9 मीटर है कि 1.0 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बने सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास ज्ञात कीजिए। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.0 × 10 के घाते 11 मीटर है। बात आपको क्लियर हो गई, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको हल किस तरीके से करना है कि यहाँ दिए गए लेंस के लिए, ठीक, दिए आप लिख सकते हैं कि माना दिए गए लेंस के लिए, दिए गए लेंस के लिए u का मान जो दिया गया है, u का मान 0.0 × 10 के घाते 11 मीटर, ठीक, क्या है, मीटर दिया गया है। और f बराबर देखिए सूर्य के फोकस दूरी उत्तल लेंस दिया गया है ना, तो उत्तल लेंस में u का मान सदैव माइनस में होता है, f का मान 1.0 मीटर है, क्या है, 1.0 मीटर, वो भी प्लस में दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस का सूत्र का निगमन हमने बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि वहां भी आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो ठीक, उत्तल लेंस के लिए यहाँ से सूत्र हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस के लिए सूत्र हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f, ठीक। तो अब इसी को हल कर दीजिए, तो यहाँ माइनस 1/1.0 × 10 के घाते 11 मीटर, ठीक, प्लस 1/1.0 मीटर, ठीक। तो अब इसे हम हल करेंगे तो यहां से आ जाएगा समवत या फिर लगभग 1 मीटर, कितना आएगा, 1 मीटर आएगा। बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो u का मान आएगा, u का नहीं, v का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1 मीटर लगभग में आएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक, यहां से हो जाएगा, माना सूर्य का व्यास y1 है तथा प्रतिबिंब का व्यास y2 है, तो आवर्धन के लिए सूत्र जो हम ज्ञात करेंगे, तो y2 अपान y1 बराबर v/u, ठीक, v/u। तो यहां से, इसलिए यहां से हो जाएगा y2 बराबर y1 गुणे v/u, ठीक। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से 1.4 × 10 के घाते 9 मीटर, ठीक, मीटर गुणे 1 मीटर बटे, यहाँ से y1 का मान दिया गया है, ठीक, तो माइनस
1.0 गुणे 10 के घाते 11 मीटर। ठीक, 11 मीटर। ठीक, और उसके बाद यहाँ से हम इसको अब हल करेंगे तो आ जाएगा -1.4 गुणे 10 के घाते -2। ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस में है और नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से 2 मीटर। ठीक, या तो फिर इसको लिख सकते हैं -1.4 मीटर में है तो यहाँ से सेमी सेंटीमीटर में सदैव एफ का मान आता है। तो यहाँ से y2 का जो मान आ जाएगा, y2 का हमने क्या माना है, व्यास, प्रतिबिंब का व्यास माना है। तो प्रतिबिंब का व्यास y2 का मान आ गया -1.4 सेंटीमीटर। बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो यह माइनस में आया है तो इसलिए यहां से हो जाएगा क्या, ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि क्या अर्थ हो जाएगा कि प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा, उल्टा है। ठीक, प्रतिबिंब जो बनेगा या फिर प्रतिबिंब जो है वो क्या है, किस प्रकार से है, उल्टा है। बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, चल ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है कि 60 अंश अपवर्तनांक कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित किया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही हो। ठीक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जबकि दिया गया है 1.524। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस क्वेश्चन में आपको अपवर्तनांक का जो मान होता है वह दिया होता है। ठीक, यह प्रिज्म है, प्रिज्म के अपवर्तनांक को कोण जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। ठीक, ABCD एक क्या है, क्रांतिक प्रिज्म है, प्रिज्म में कोण बना हुआ है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से हल हम इसका देखेंगे कि प्रकाश की किरण दूसरे फ्लक्स पर क्रांतिक कोण पर आपतित तो होना चाहिए। ठीक, होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मान ए बराबर दिया गया है 60 अंश। ठीक, ए बराबर 60 अंश दिया गया है और इसका जो अपवर्तनांक ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.524 दिया गया है। बात आपको क्लियर हो रही है। ठीक, तो यहाँ से क्रांतिक कोण C का मान, यदि क्रांतिक कोण C हो तो हम क्या कर सकते हैं, साइन C बराबर 1/ANG, कांच के वो अपवर्तनांक 1/1.524। ठीक, बराबर 0.6561। ठीक, इतना क्या हो जाएगा, साइन C का मान हो जाएगा, क्रांतिक कोण का मान आएगा आ जाएगा। इसलिए C बराबर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1 और थीटा कोण का मान हम रखेंगे 0.6561। ठीक, तो 61 या फिर इसको लिख सकते हैं 41 अंश। ठीक, 41 अंश हो जाएगा। ठीक, यदि आप यहाँ से मान सकते हैं, मानव प्रिज्म के पहले फलक AB पर अपवर्तनांक कोण I है तथा अपवर्तनांक कोण R1 है, दूसरे फलक AC पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं R2 बराबर C बराबर 41 अंश। ठीक, चूंकि यहाँ से चूंकि भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर A है। क्या है, R1 प्लस R2 बराबर A है। तब यहाँ से हम इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं कि R1 बराबर A माइनस R2 बराबर 60 माइनस 41 अंश। ठीक, अब इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 19 अंश आ जाएगा। ठीक, अब बात इतनी क्लियर हो गई होगी। तो ANG मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक साइन इनवर्स साइन I अपान साइन R, साइन I अपान साइन R। तो साइन I का मान यहाँ से नहीं दिया गया है, लेकिन साइन R का मान दिया गया है, साइन 19 अंश। ठीक, साइन 19 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से अथवा हम लिख सकते हैं साइन I बराबर ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन 19 अंश। ठीक, अब यहाँ से हम इसका 19 अंश का मान रखेंगे, या ANG का मान हमें पहले से ही मिला था। ठीक, तो वहां से हम रखेंगे कि 1.524 गुणे
0.3256। ठीक, अब इसी का गुणा करेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.4962। ठीक, 4962 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए यहां से आई बराबर हम लिख सकते हैं, आई बराबर, तो आई बराबर यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और 0.4962। ठीक, तो अब इसी को लिख सकते हैं 29.45। ठीक, 29.45। तो आई का मान हमारा जो आएगा, आई का मान हो जाएगा 29.45। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा, बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।